हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, मेरा चैनल है श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। अभी हम लोगों ने ऑडिट की सीरीज़ शुरू की है। 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ अ थर्ड वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को ढूंढिए यूट्यूब के ऊपर, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और सीए स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है वो हम लोग देखते हैं। चलो, तो हमने शुरू किया है हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है, धड़ा क्रमांक 1। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई शुरू की है जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया मैं बस आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ब्रैकेट में यानी बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आप लोगों को पढ़नी है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। बस एक छोटा सा उन्होंने टॉपिक के पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, वो है। उसके बाद आपको आता है ऑडिट का इंट्रोडक्शन। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें भी मेरे लायक एक्सप्लेनेशन करने जैसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट है। देन सिमिलरली ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट है। बस एक बार आपको पढ़ लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर गलती से इसमें से इन 2 टॉपिक्स में से कोई एमसीक्यू आ जाता है तो आपको कवर हो जाएगा। वैसे इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हो गया आपकी जिम्मेदारी। पहले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 3 मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग को अच्छे से समझा है, पूरी तरीके से समझा है। फिर आगे बढ़ के हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो जस्ट इसके पहले, चैप्टर नंबर 4 नहीं, टॉपिक नंबर 4 वो जस्ट इस वीडियो के पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, विच इज़ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है। अभी जो हम लोग वीडियो आप अभी आज ये वीडियो जो देख रहे हो इसमें हम लोग कवर करने वाले हमारा टॉपिक जिसका हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो ये टॉपिक हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब टॉपिक नंबर 5 चैप्टर नंबर 1, ये आपका जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, जो आपका स्टडी मटेरियल है ऑडिट का, उसमें पेज नंबर 1.8 के ऊपर शुरू होता है, ठीक है बच्चों। मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 1.8 पे शुरू होता है, 1.9 में कंटिन्यू होता है और जैसे जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1.8 और 1.9 ऐसे 2 पेजेस पे आपका ये टॉपिक बेसिकली शुरू होता है और ख़त्म होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? जो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं उसमें से, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखने वाले हैं। सारा का सारा जितना भी मटेरियल है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में। चलो आ जाओ अपने नोट्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट का मैं आप लोगों को बस इंडेक्स दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये है आपके सामने इंडेक्स टॉपिक नंबर 3 का, जो हमारे नोट्स के सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि हमने टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 2 ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, ये 2 टॉपिक नोट्स में इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में टॉपिक नंबर 5 है, हमारे नोट्स में टॉपिक नंबर 3 है। बेसिक्स क्लियर? तो इस टॉपिक का हेडिंग क्या है? इस टॉपिक का हेडिंग है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट है ये आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 का हेडिंग है। क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो यानी हमारे किताब में, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट यहाँ पे दिया गया है, इस ऑब्जेक्टिव का सोर्स क्या है? इस ऑब्जेक्टिव का सोर्स है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर आपको जो ए और बी ये 2 पॉइंट्स दिखते हैं,
ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 से लिए गए हैं। अब मैं आपको एक बार स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 दिखा देता हूँ, यानी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो है ना, ये बेयर टैक्स कहते हैं। जैसे हमारा इनकम टैक्स जीएसटी होता है ना, उसका जो एक्चुअल में इनकम टैक्स एक्ट होता है, एक्चुअल में जीएसटी एक्ट होता है, वैसे उन चीज़ों को हम कहते हैं बेयर एक्ट, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। जो गैजेट ऑफ इंडिया में इशू होता है, सेम चीज़ हमें पढ़ने में दी जाती है। वैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को इशू किया है, उसे हम कहते हैं बेयर टेक्स्ट। ठीक है, तो वही बेयर टेक्स्ट में आपके सामने ओरिजिनल ऐसे 200 का टेक्स्ट आपके सामने मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये है जी आपका ऐसे 200। क्या है उसका हेडिंग? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब यहाँ पे देखो, इफेक्टिव फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2010। यानी ये जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 है, ये कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1 अप्रैल 2010 और उसके ऑनवर्ड्स। किन चीज़ों को एप्लीकेबल है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, केवल और केवल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 100% एप्लीकेबल है, बाकी चीज़ों पे नहीं। अब इसमें यहाँ पे आपको दिखेंगे कंटेंट्स, दैट मीन्स ऐसे 200 में कौन से टॉपिक्स है, उसका एक इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। सिंपल चीज़। अब हम लोग आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ये देखो, आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर मिलने वाला है पैराग्राफ नंबर 11 में। ये हेडिंग आपके काम का है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट मीन्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिट और ऑडिटर के ऑडिट और ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग नहीं होते, एक ही तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमें पैराग्राफ 11, 1, 2 ये इतनी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और पैराग्राफ 12 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में हमें 1 और 2 पैराग्राफ्स पढ़ने हैं। इतना डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है। आ जाओ, वापस मैं आपको नोट्स में लेके चलता हूँ। वहीं पर हम सब लोगों ने पूरा का पूरा डेटा एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है। सगळा डेटा मी एका ठिकाणी एकत्रित केला आहे मित्रांनो। तो डेटा मी तुम्हाला आता दाखवतो है ना। वही डेटा मैं आपके साथ शेअर करने वाला हूँ, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तर मित्रांनो, कोणता विषय आपण आज अभ्यास करणार आहे? ऑडिटचा। ऑडिटमध्ये जो विषय आहे ऑडिटचा, त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट हा जो टॉपिक आहे तो आपण अभ्यास करणार आहोत। ठीक है, इसकी पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। तो मित्रों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ये आपको मिलने वाले हैं पैराग्राफ 11 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ एसए 200, जिसका हेडिंग है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वर्ड है यहाँ पे? की वर्ड क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी बातें इंक्लूड की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था ना, बर्ड्स आई व्यू ऑफ अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस हमने देखी थी। उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है आपका P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड की जाती है। और हम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब कहते हैं, तब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ के मैं आपको जनरल पर्पस फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद दिला देता हूँ। वैसे तो आप सब लोग होशियार हो, आपको फॉर्मेट पता है, लेकिन जनरल पर्पस फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है? यहाँ पे आपको मिलेगा पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स, फिर से अमाउंट, बेसिक चीज़। अब ये जो राइट साइड होती है, दिस इज़ योर डेबिट साइड, और ये जो लेफ़्ट साइड होती है, दिस इज़ योर क्रेडिट साइड।
डेबिट साइड में हम लोग सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग सारे इनकम लिखते हैं। ये हो गया आपका जनरल पर्पस फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में किस तरीके का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे भी LHS और RHS, ये है राइट हैंड साइड आपकी, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बेसिक चीज़। तो एक साइड आप लिखोगे लाइबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट, दूसरी साइड आप लिखोगे एसेट और उसकी अमाउंट। तो ये जो एसेट का नेचुरल बैलेंस होता है वो हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज़ का नेचुरल बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब असेट साइड में आपको आपके सारे फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, एसेट अंडर वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर करंट असेट्स में आपको आपके सारे एक साल के अंदर, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो 12 महीनों से ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं यानी फ़ायदा देते हैं, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो केवल 12 महीनों के अंदर हमें फाइनेंशियल फ़ायदा देने वाले होते हैं। तो जो 12 महीनों तक सीमित है एसेट, उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। उसमें आ गए हमारे कैश एंड बैंक बैलेंसेस, डेटर्स आ गए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गए, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से आपके एसेट साइड के आइटम्स होते हैं। और लाइबिलिटीज साइड में क्या क्या होता है हमारे पास, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ यानी करंट लाइबिलिटीज़। इस तरीके से हमारा बाइफर्केशन होता है। जब भी हमारा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 4 इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लाइबिलिटीज़। यही इनकम और एक्सपेंस जो है P&L अकाउंट में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, और एसेट और लाइबिलिटीज़ जो है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट की जाती है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे तब हम कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमेशा देखा जाता है 12 महीनों का। और जब भी हम बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, P&L अकाउंट परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, पोजीशन। अब ये जो बैलेंस शीट की जो पोजीशन होती है, ये आपकी स्टार्ट ऑफ बिजनेस से लेकर जिस डेट की आप बैलेंस शीट बनाते हो उस डेट की फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। और P&L अकाउंट जो है वो हमेशा 12 महीनों का यानी एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना है जब भी आप ऑडिट के बारे में भी पढ़ो और अकाउंटिंग के बारे में भी आप पढ़ो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर। यानी ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी है, जो कि ऐसे 200 के पैरा 11 के क्लॉज ए और क्लॉज बी है। इतनी बेसिक चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रट्टा रखनी है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है, आपको हमेशा ऐसे 200 का मेंशन करना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे का नाम याद होना ज़रूरी होता है। और अगर आप ये भी लिख पाओ पैरा 11 क्लॉज ए और क्लॉज बी, तो फिर जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि बंदे को या बंदी को स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नॉलेज है, क्वेश्चन उसको समझ में आया है और वो प्रॉपरली आंसर लिखना शुरू करता है। तो पॉइंट नंबर 1 से ही जब भी आप एग्ज़ाम लिखोगे तो पॉइंट नंबर 1 से ही आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी आपको तैयार करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी आंसर की क्रेडिबिलिटी तैयार होगी तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी पहले क्वेश्चन में ही क्रेडिबिलिटी तैयार हो गई तो एग्जामिनर को लगता है कि ये वाला पेपर इसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और उस हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव पेपर चेकिंग का चेंज हो सकता है। तो आपको इस तरीके से भी पास होने के लिए सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि हमारा जो ये ऑडिट है इसमें थियरी बहुत सारी है, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि बहुत सारी टेक्स्ट है, दैट मीन्स ऑडिट का सब्जेक्ट जो है वो थियोरेटिकल है। ये बात पार्शियली सही है, ऑडिट का सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ ऑडिट का सब्जेक्ट हाईली प्रैक्टिकल भी है। अब प्रैक्टिकल कैसे है,
तो मित्रों, आप एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आपका ऑडिट का सब्जेक्ट है, ये इसमें थियरी भी है और इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। क्यों? क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप करते हो, जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, या फिर उसके पहले अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो, तो ये जो प्रोसेस ऑफ ऑडिट है ये आप एक्चुअली लाइफ में परफॉर्म करने वाले हो। ये रियल लाइफ में ऑडिट की जो प्रोसीजर है उसको रियल लाइफ में आप अप्लाई करने वाले हो। तो ये सब्जेक्ट जो है, दिस इज हाईली प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। ऑडिट का सब्जेक्ट इज हाईली प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। जितनी बातें आपके चैप्टर्स में और आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दी गई है, उनको आप एक्चुअली में ऑडिट की प्रोसीजर फॉलो करते वक्त अप्लाई करने वाले हो। दैट मीन्स जो भी थियरी आपके पास है, उस थियरी को आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करने वाले हो। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और इसीलिए ऑडिट इज़ हाईली प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक सब्जेक्ट। तो जब हम पढ़ाई भी करते हैं तो ये बातें दिमाग में याद रखना है। जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो 5 आइटम्स आपको हमेशा याद आने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके बाद में नोट्स, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये बातें तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने ही वाली है। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, तो पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। वापस आते हैं हमारे डिस्कशन के ऊपर। पहले हम लोग थियरी पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? वाइल ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework। इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली ये कहता क्या है? पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है कि ऑडिटर का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सबसे पहले आप मुझे बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी of preparation and the responsibility of preparation and presentation of financial statements rest with management of the entity or those charged with governance। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमेशा आपको याद रखना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेस्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी हमारे जो P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, पॉइंट नंबर 3 पे शेड्यूल्स है, पॉइंट नंबर 4 पे हमारे है नोट्स टू अकाउंट्स, और पॉइंट नंबर 5 पे है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की। ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। अब इससे रिलेटेड यानी फाइनेंशियल प्रोसेस यानी अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड सारे इंटरनल कंट्रोल्स सेटअप करने की, उसको मॉनिटर करने की और उसको सस्टेन करने की, ये सारी की सारी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी की। अब वापस आओ हमारे टेक्स्ट के ऊपर। ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर को
मैनेजमेंट जब ऑडिटर को अपॉइंट करती है तब ऑडिटर को ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, दैट मीन्स टू क्रॉस वेरीफाई कि आपने P&L सही तरीके से बनाया है या नहीं, बैलेंस शीट सही तरीके से बनाई है या नहीं, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट सही तरीके से बनाए हैं या नहीं, ये क्रॉस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की है। तो ऐसा करते वक्त ऑडिटर क्या करता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करते वक्त ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करता है। अब यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या, कि ऑडिटर को ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने नहीं बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी, इंटरनल कंट्रोल सेटअप करने की जिम्मेदारी, उसको मॉनिटर करने की और सस्टेन करने की जिम्मेदारी, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो करेक्टिव स्टेप्स लेने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। ये पहले ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ऐसे में ऑडिटर लिखवा लेता है मैनेजमेंट से, और आपके ऐसे 200 में भी पैराग्राफ नंबर 4 में ये बात आपको क्लियरली बताई गई है कि ऑडिट की शुरुआत ही इस पॉइंट से होती है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये है कि ऑडिटर के पास ऑडिटर के कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है वो, कॉस्ट और टाइम। ऑडिटर को एक स्पेसिफिक समय के अंदर सारी ऑडिट की प्रोसीजर यानी सारे के सारे क्रॉस वेरिफिकेशन करके अपना ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में देना है। ये ऑडिट की प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए उसे कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल फीस दी जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, तो अगर एक बड़े कॉरपोरेट कंपनी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा FY। तो ये है आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यहाँ पे आपके 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में इनकम, एक्सपेंस, असेट और नंबर 4 लाइबिलिटी, इन चार कैटेगरीज में मैनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मेनी ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड। हो सकता है ट्रांजैक्शंस हजारों की तादाद में हो सकता है ट्रांजैक्शंस लाखों की तादाद में हो। इन चारों कैटेगरीज में मिला के हर एक ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है यानी हाई वैल्यू आइटम्स, और कुछ ट्रांजैक्शन सर्विसेज, गुड्स या फाइनेंशियल वैल्यू में ऐसी होती है जिसमें रिस्क ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑडिटर क्या कहता है कि मैं आपको एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकता, मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूँ। क्यों? एब्सोल्यूट गारंटी तभी हम दे सकते हैं जब हम 100% चेकिंग करेंगे, लेकिन ऑडिटर के कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है? स्पेसिफिक कॉस्ट एंड स्पेसिफिक टाइमलाइन। तो मुझे जितने भी ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे मार्च महीने में हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। अब 31 मार्च के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 15 अप्रैल से हम लोग ऑडिट शुरू करते हैं तो ऑडिटर को कहा जाता है कि अगर आप 15 अप्रैल से ऑडिट शुरू करने वाले हो अपना, तो आपके पास 30 डेज का टाइम है। इन 30 दिनों में आप अपनी ऑडिट की प्रोसीजर कंप्लीट करो और जो 12 महीनों में हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इनके ऊपर अपना ओपिनियन प्रोवाइड करो। ओपिनियन प्रोवाइड करो यानी क्या क्या कहा जा रहा है? 365 डेज के ट्रांजैक्शंस को क्रॉस चेक करो विद इन 30 डेज और उसके ऊपर अपना ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में प्रोवाइड करो। सो प्रैक्टिकली अगर हमारे पास केवल और केवल 30 दिन हैं 365 डेज के ट्रांजैक्शंस को क्रॉस चेक करने के लिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रॉस चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। और इसीलिए ऑडिटर्स क्या करते हैं? सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, यानी बहुत सारा डेटा होता है, कुछ सैंपल रैंडमली चेक करो, उसके ऊपर अपना ओपिनियन बनाओ और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से सैम्पलिंग करके सॉर्टिंग करके हम लोग ऑडिट की प्रोसीजर को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं।
और ऐसे ऑडिट प्रोसीजर से जो ऑडिट एविडेंस हमें मिलता है वो परसुएसिव होता है, वो कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस नहीं होता है। अगर कोई ऑडिटर ये कहे कि मैं आपको कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस दे रहा हूं तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप रियलिस्टिक सिनेरियो को समझिए। तो पहला ही पॉइंट क्या कहता है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी P&L, बैलेंस शीट, नोट्स, शेड्यूल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। यानी जो आपके P&L, बैलेंस शीट, नोट्स, शेड्यूल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दैट इज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी उसमें कोई गलत चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, यानी वो कंप्लीट है, कोई ट्रांजैक्शंस उसमें से छूटे नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को करना क्या है, तो भैया जब आप अपनी ऑडिट की प्रोसीजर शुरू करोगे तब आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस यानी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एब्सोल्यूट या कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को चेक करो और रीजनेबल एश्योरेंस निकालो। किस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए आपको, कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी उसमें कोई गलतियाँ नहीं है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हमारा ऑब्जेक्ट ऑडिट जो है वो फ्रॉड फाइंडिंग का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये रीजनेबली जितना काम हमने किया है उसके बेसिस के ऊपर हम ये कह सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं या आप या हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है ये हम कहाँ पे करते हैं इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है, सबको पता है ना। अब स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोगों ने एक कंसल्टेंट रखा है, उस कंसल्टेंट के पास से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम अपना डिसीजन फाइनल करते हैं रिगार्डिंग कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कब शेयर्स को खरीदना है या फिर कब शेयर्स को बेचना है। तो बेसिकली हमारा सारा का सारा दारोमदार इस कंसल्टेंट के नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन देगा वो सही होनी चाहिए, दैट मीन्स मटेरियली करेक्ट होनी चाहिए, मटेरियली मिस स्टेटेड नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कंसल्टेंट है ये क्या करेगा, ये शेयर्स जो होते हैं किसी भी कंपनी के उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, यानी पास्ट में कब वो शेयर ऊपर गया है, कब वो शेयर के भाव नीचे गिरे हैं, प्लस जिस कंपनी के शेयर्स में हमको खरीदना है, दैट मीन्स ट्रेडिंग करना है, हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, उसके फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स भी देखेंगे, डिविडेंड कितना है, फ्यूचर में ग्रोथ कितनी है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी पढ़ाई करने के बाद, जिनका ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। तो अगर मुझे एक बात बताइए, इसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, जो ये हमारा कंसल्टेंट है इसने अगर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी तो हमारा जो डिसीजन होगा वो डिसीजन भी गलत हो जाएगा, करेक्ट। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके मल्टीपल यूज़र्स होते हैं। हम लोगों ने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र कौन कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में होते हैं ओनर्स एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन होता है, ओनर्स एंड इंटरनल में ओनर एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में आपके होते हैं इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, जो आपको लोन देते हैं, दैट मीन्स
मनी लेंडर्स, उसके बाद में गवर्नमेंट फॉर टैक्सेशन एंड अदर कंप्लायंसेस एंड सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, इतने सारे यूजर्स होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति आपने बनाए हुए यानी मैनेजमेंट ने बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा के ऊपर डिसीजन लेने वाला है, तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सही मिलनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड यानी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर गलत डेटा रिप्रेजेंट होता है तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका जो डिसीजन का बेसिस होता है वो उनको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो भी गलत होगा। दैट मीन्स गलत इंफॉर्मेशन देके आप लोग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीड करते हो। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करना है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार का मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ऑडिटर को क्या चेक करना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किए हैं वो प्रिपेयर्ड है इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जो भी एंटिटी को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। तो पॉइंट नंबर ए में हमें ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव के बारे में दो बातें पता चली। पहला है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी प्रकार का मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऑडिट करने वाले हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैनेजमेंट बनाती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? तो अब हम जैसे एंटिटीज़ की लिस्ट हमने देखी थी, अलग अलग प्रकार के एंटिटीज़ होते हैं। कौन से देखे थे हमने? सोल प्रोप्राइटर, उसके बाद में हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म, फिर पॉइंट नंबर 3 पे हमने देखा था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पॉइंट नंबर 4 पे हमने देखा था कंपनीज, पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा था ट्रस्ट, पॉइंट नंबर 6 पे हमने देखा था एनजीओ, पॉइंट नंबर 7 में हमने देखा था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और पॉइंट नंबर 8 में हमने देखा था एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स या एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स में देखोगे तो इतनी सारी एंटिटीज़ को पैन कार्ड मिलता है। ठीक है, अब इसमें से आप देखो ये जो आपकी एलएलपी है इसको कौन गवर्न करता है? एलएलपी एक्ट गवर्न करता है। कंपनीज को कौन गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013। सिमिलरली ट्रस्ट, एनजीओ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ये इन सारे लोगों को इनसे रिलेवेंट स्टैट्यूट्स, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अगर देना हुआ तो ये जो कंपनीज होती है, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वो शेड्यूल 3 के हिसाब से करने हैं। ठीक है, उसमें पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। अब हम फर्दर अगर आगे जाए तो आगे जाने के बाद हमें क्या पता चलता है कि एक होती है बैंकिंग कंपनी, उसके बाद होती है इंश्योरेंस कंपनी, फिर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो बैंकिंग वालों के लिए भी जो है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब्ड है। बैंकिंग रेगुलेशंस, इंश्योरेंस रेगुलेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस, इनमें जिस तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कौन सी बातें इंक्लूड की जाती है? ठीक है, तो सबसे पहला आएगा आपका फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा आएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
तीसरा आएगा आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर आएगा आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड प्रिस्क्राइब्ड accounting methodologies which are prescribed by specific statutes, specific laws and regulations। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो इन सारी चीज़ों से बनकर मिलकर ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार होता है। अब जैसे हम अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए सबसे पहले क्या एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद में कंपनीज एक्ट में जो फॉर्मेट बताया गया है वो आप फॉलो करोगे, उस अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी प्रोविजंस आप फॉलो करोगे। फिर आएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग मेथडोलॉजीज। जो भी एंटिटी है उसका क्या बिजनेस है, उसको क्या क्या चीज़ें अकाउंटिंग से रिलेटेड एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ों की लिस्ट रहेगी। उस हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए। तो जो पहला हमारा डिस्कशन है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर का, उसमें केवल और केवल यही बात आपको बताने की कोशिश की जा रही है। क्लॉज ए में ऐसे 200 पैरा 11 क्लॉज ए में आपको रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करना है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और दूसरा आपको ये देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किए हैं वो प्रिपेयर किए हैं इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये है आपका पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका क्या कहता है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। यानी आप जब ऑडिट की प्रोसेस शुरू करते हो, धीरे धीरे सारे ऑडिट एविडेंस आप गैदर करते हो। ये सारे के सारे ऑडिट एविडेंस और आपका जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन रहेगा विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये सारा मिलके आपका ऑडिट वर्किंग पेपर बनता है। ऑडिट वर्किंग पेपर बनने के बाद और सारे जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी आइटम्स आपके इंक्लूड होंगे, जो भी एसेट आपका होगा, जो भी लाइबिलिटी आपकी होगी, उन सारे लाइन बाय लाइन आइटम्स को आपने क्रॉस वेरीफाई किया, चेक किया, ठीक है। सिमिलरली बैलेंस P&L में भी आपने सारे आइटम्स चेक किए और इस तरीके से आपने अपना एक ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश की, अपने ऑडिट वर्किंग पेपर को गैदर किया, ऑडिट एविडेंस को तैयार किया। उसके बेसिस के ऊपर आप एक रिपोर्ट बनाओगे। वो रिपोर्ट आपकी एसेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसके बाद आपको अपना जो ओपिनियन है वो रिटर्न फॉर्मेट में एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और जो भी ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपने जितनी भी चीज़ें परफॉर्म की है रिगार्डिंग ऑडिट, उसके बेसिस पर आपका क्या ओपिनियन बनता है वो ओपिनियन आपको ऑडिट रिपोर्ट में देना है। तो ये बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटर के। एक, रीजनेबल एश्योरेंस निकालो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, ये इंश्योर करो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से तैयार हुए हैं। ये एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट में बस आपको इन दो मुद्दों का एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है। एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ पैरा 11 ऑफ एसे 200। तो इसमें सबसे पहले आपको की पॉइंट्स मिलेंगे। क्या? पॉइंट नंबर 1, एंश्योर द स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमने मीनिंग ऑफ ऑडिट पढ़ा था तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव जजमेंट या ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे पाओगे। आपका ऑडिट रिपोर्ट जो होगा वो इन्फ्लुएंस्ड होगा या बायस्ड होगा, और उसके बेसिस के ऊपर जब कोई वो बायस्ड होने के कारण उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और जिस डेटा की क्रेडिबिलिटी नहीं होती है उसके बेस के ऊपर हम फाइनेंशियल डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं। ये बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑडिटर
अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए ऑडिटर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एंश्योर द स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस, फिजिकल एंड मेंटल इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड फेयर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है जब हम रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट कौन सा है आपको याद में रखना है? सबसे पहले आपको एक्यूरेसी, यानी कोई अरिथमेटिकल एरर या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इसमें डिवीजन, इसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, अरिथमेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा कंप्लीटनेस, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है कंप्लीटनेस, यानी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने 12 महीने में कंडक्ट किए हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट आपने बनाए, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री पास की एंड रेगुलर अकाउंटिंग उसकी की है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना डेटा है उतना ही डेटा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस। फेयर नेचर मीन्स व्हाट? जो भी आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से आपने सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन किया है। ये होता है आपका सेकंड पॉइंट, की पॉइंट इन क्लॉज ए और बी से। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या ध्यान में रखना है? आफ्टर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर इज एनेबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 करने के बाद आप एनेबल हो जाओगे, एक ऑडिटर एनेबल होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। पॉइंट नंबर 4 हमें क्या ध्यान में आता है? प्रिपेयर एंड कम्युनिकेट द ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इन 4 स्टेप्स में हमें आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पूरी तरीके से आंखों के सामने दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? ये 2 जो अभी हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस 1 सेकंड मैं चेक कर लूँ सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी, सब कुछ सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आगे वाला टॉपिक? वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 टॉपिक्स। सबसे पहला मीनिंग ऑफ ऑडिट, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इज द की वर्ड, यानी हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में समझना है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है ऐसे 200 जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो अभी हम लोगों ने क्लॉज ए और क्लॉज बी डिस्कस किया ऊपर में, वो चीज़। क्लॉज ए में हमारा आता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एंड क्लॉज बी में आता है हमारा प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये बेसिक आउटलाइन है आपके पूरे ऑब्जेक्टिव्स की। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं विच इज़ मीनिंग ऑफ ऑडिट। मीनिंग ऑफ ऑडिट सबसे पहले वीडियो में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ऑडिट की वही मैंने यहाँ पे रिपीट की है बस आपके रेफरेंस के लिए। क्या कहता है ये? एन ऑडिट is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमने डिटेल में इसे समझ लिया है। तो मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, और उसका एग्जामिनेशन करने के बाद हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे की पॉइंट क्या नोट करना है हमें? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या कहते हैं ये लोग? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर refers to the state of being free from bias, conflict of interest or undue influence that could impair their objectivity and integrity in conducting an audit। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें अंडरलाइन करनी है। कौन सी? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम बायस, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है आपका फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये 3 पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, मार्क कर लेने हैं। फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट नंबर 3 आपका आता है फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर ये 3 चीज़ें हमने अचीव कर ली, दैट मीन्स एन ऑडिटर हैज़ अचीव्ड द स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस दैट कुड इम्पेयर देयर ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी इन कंडक्टिंग ऑडिट। It is a fundamental principle in auditing, ensuring that auditors maintain impartiality and autonomy in their judgments and decisions throughout the audit process.
Independence is crucial for enhancing the credibility and eligibility of audit opinions and safeguarding the public interest. तो जो हमने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, कौन से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिस्ट हमने देखी थी उसमें हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। कौन से यूजर्स हमारे पास होते हैं वो एक बार आप लोग देखो। यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दो कैटेगरी में होते हैं। पहली कैटेगरी है इंटरनल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में हमारे कौन कौन आते हैं? इंटरनल यूज़र्स में हमारा आता है ओनर्स और दूसरा आता है हमारा मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र्स में यानी सेकंड कैटेगरी में हमारे कौन कौन लोग आते हैं? उसमें आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, फिर आते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में काम करते हैं, फिर आपके आते हैं मनी लेंडर्स यानी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, फिर आते हैं आपके क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने आपको उधारी पे मटेरियल दिया है, दैट मीन्स सप्लायर्स, ठीक है। फिर आते हैं आपके गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, इनको ज़रूरत होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए होती है। फिर आती है आपकी सोसाइटी एट लार्ज। तो ये सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की तो क्या होता है कि जितने यूज़र्स की लिस्ट अभी हमने देखी वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या उनसे रिलेटेड जो डिसीजंस है वो लेते हैं। तो ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर ये हो गई आपकी मैनेजमेंट, एम मीन्स मैनेजमेंट और ओनर्स, और दूसरी पार्टी हो गई आपकी सोसाइटी, ठीक है। तो ऑडिटर जो होता है वो इन दोनों के बीच में ब्रिज होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ऑडिटर क्रॉस वेरीफाई करके उन स्टेटमेंट्स को एक प्रकार से क्रेडिबिलिटी देता है, ऑथेंटिसिटी देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑडिटर का काम आगे बढ़ता है। इंडिपेंडेंस इज क्रूशल for enhancing the credibility and reliability of audit opinions and safeguarding the public interest. Independence of auditor is the prerequisite for any type of audit. किसी भी प्रकार का ऑडिट हो, चाहे वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट का ऑडिट हो, हमेशा इंडिपेंडेंस, जो स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक चीज़ किसी भी प्रकार के ऑडिट की प्री रिक्विजिट हमने देख ली। अब हम लोग आते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के ऊपर। पैरा नंबर 1 क्या कहता है? जो क्लॉज ए है पैरा 11 का, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. अब इसका एनालिसिस देखो। एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है? ऑब्जेक्टिव ए emphasizes the auditor's primary goal to obtain reasonable assurance regarding the accuracy, completeness and fair nature of financial statements as a whole. तो जब भी हम reasonable assurance की बात करते हैं तो reasonable assurance किन 3 चीज़ों का चाहिए होता है हमें? accuracy का, completeness का और फेयर नेचर का। रीजनेबल एश्योरेंस हमें 3 चीज़ों के लिए चाहिए होता है। कौन सी 3 चीज़ें हैं वो? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, फेयर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। ये पैरा क्लॉज ए एम्फसाइज करता है विच इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ऑडिटर यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। फिर देखो
पॉइंट नंबर 1 देखो, एन ऑडिटर ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट whether the financial statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error। अब ऑडिटर जो है ना वो कंपनी के बाहर का आदमी होता है, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीनों में 365 दिनों में मैनेजमेंट ने किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, मैनेजमेंट का वर्किंग किस तरीके का है, मैनेजमेंट ने किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल सेटअप करके रखे हैं, इसके बारे में ऑडिटर को कोई भी जानकारी नहीं होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है उसके बाद वो जानकारी इकट्ठा करता है सारे मैनेजमेंट से मिलकर, एम्प्लॉयज से मिलकर, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से मिलकर, अलग अलग जगह पे जाके जब एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वहाँ के लोगों से जब हम लोग बात करते हैं तब उनसे हम लोग जानकारी इकट्ठा करते जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स फंक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, इनके इंटरनल कंट्रोल्स या मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल डेटा मुझे प्रोवाइड किया है वो क्रेडिबल है, रिलायबल है या नहीं है ना, या मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा टू नो द ट्रूथ अबाउट इट। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 विच इज़ रिगार्डिंग रीजनेबल एश्योरेंस। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस एनेबल्स द ऑडिटर। जब आप रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करते हो तो आप एक प्रकार से एनेबल करते हो खुद को, आप खुद को क्लैरिटी प्रोवाइड करते हो टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जब हम रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करने के ऊपर काम करते हैं तब हम यानी ऑडिटर खुद को क्लैरिटी देता है रिगार्डिंग व्हाट, कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो सारे के सारे मटेरियल रिस्पेक्ट्स में कंप्लीट है, यानी उनकी एक्यूरेसी है, कंप्लीटनेस है एंड फेयर नेचर से बने हैं, एंड जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करते हुए बने हैं। हमने अभी देखा था एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स में आपके क्या क्या आता है, जो एंटिटी है उसको जो स्पेसिफिक लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं वो, प्लस आपका फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग मेथोडोलॉजीज। इनमें से आपकी स्पेसिफिक एंटिटी को जो चीज़ें एप्लीकेबल है उसको फॉलो करके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें पता चल गया। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है, व्हाट इज़ रीजनेबल एश्योरेंस। अब मुझे ये बार बार जो रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड दिखता है उसका मीनिंग भी मुझे क्लैरिटी के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। रीजनेबल एश्योरेंस इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन ऑडिटिंग टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट इज कॉन्फिडेंस दैट ऑडिटर एम्स टू अचीव when performing their audit procedures. It is not a guarantee of absolute certainty but rather a high level of assurance or confidence that the financial statements are free from material misstatement. अब पॉइंट नंबर 1 का सीधा सीधा सिंपल मतलब एक ही हुआ, वो मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऑडिटर के साथ बात करोगे और उससे पूछोगे कि आपका इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या मत है, आपने इनका ऑडिट किया, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, देखो भाई मैंने चेकिंग तो किया है लेकिन मैं आपको कंप्लीट गारंटी नहीं दे सकता, मैं आपको एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकता, मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं आपको किस तरीके का ओपिनियन दे सकता हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, यानी जितना काम मैंने किया है, जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का चेकिंग मैंने सैम्पलिंग बेसिस पे किया है, उस बेसिस पे टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको रीजनेबली बता सकता हूँ, मैं आपको कंफर्म गारंटी के साथ एब्सोल्यूटली प्रॉमिस नहीं कर सकता कि जो ओपिनियन मैंने दिया है वो सही है या नहीं, लेकिन जितना काम मैंने किया है, जितने एम्प्लॉयज़ के साथ मैंने बात की है, जितना ऑडिट एविडेंस मैंने गैदर किया है, उसके बेसिस के ऊपर मैं रीजनेबली अपना ओपिनियन किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में हमें ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी ऑडिट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम एब्सोल्यूट गारंटी दें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% सही है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ऑडिट की प्रोसीजर है उसमें कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन कि ऑडिट का मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ऑडिट में एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है, ऑडिट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें ख़त्म करना होता है। तो ऑडिट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग, यानी फ्रॉड फाइंड करने के लिए हम ऑडिट नहीं करते हैं। हम ऑडिट क्यों करते हैं? ताकि हमें ये पता चल सके रीजनेबली
हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिल सके कि जितना कॉम्प्लायंस अकाउंटिंग, बिजनेस एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंड एंटिटीज से रिलेटेड है वो उन्होंने ठीक ठाक तरीके से फॉलो किया हुआ है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है आपका। फिर क्या कहते हैं, व्हेन ऑडिटर्स प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस इट मीन्स दे हैव कंडक्टेड देयर ऑडिट विथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल। तो जब भी आप ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस को ओपिनियन देते हो तब ये अज्यूम किया जाता है कि आपने अपना ऑडिट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल के साथ कंप्लीट किया है in accordance with auditing standards and have obtained sufficient and appropriate audit evidence to support their opinion on the financial statements। तो जो ऑडिट रिपोर्ट में आप अपना ओपिनियन लिखोगे उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, उसको कोरोबोरेट करने के लिए आपके पास ऑडिट एविडेंस यानी आपके ऑडिट वर्किंग पेपर होने चाहिए। जो ओपिनियन, जिसके ऑडिट एविडेंस, जिसका ऑडिट वर्किंग पेपर आपके पास नहीं है, उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन नहीं दे सकते। आप ये बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर आइटम के बारे में मुझे मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिली और इसी वजह से मैं इस आइटम को चेक नहीं कर पाया, इतना आप बता सकते हो। उसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो। जिस भी लाइन आइटम यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी अमाउंट्स हैं, जिन अमाउंट्स का ऑडिट एविडेंस आपके पास है, केवल उन्हीं आइटम्स के बारे में आप अपना ऑडिट ओपिनियन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। When auditors provide reasonable assurance, it means they have conducted their audit with professional competence, skill and in accordance with standards on auditing। तो ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होते हैं ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल और केवल ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं जब वो ऑडिट परफॉर्म करता है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, जिनके पास साइन करने की अथॉरिटी होती है, या फिर जो अकाउंटिंग फील्ड में काम करते हैं और जिन्हें ऑडिटिंग की प्रोसीजर पता है, जो भी व्यक्ति स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, बैंक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, किसी भी प्रकार का ऑडिट परफॉर्म करता है, उसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हुए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को 100% फॉलो करना पड़ता है। अगर वो किसी भी ऐसे को फॉलो नहीं करता है तो उसे रिटर्न में ऐसा बताना पड़ेगा कि ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस मैं इस ऑडिट प्रोसीजर में आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो नहीं किया क्योंकि वो उस तरीके की ज़रूरत मुझे थी। ठीक है, ऐसा आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अब ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ये केवल और केवल हम ऑडिटर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये किसी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, किसी कंपनी के अकाउंटेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एंड हैव ऑब्टेन्ड sufficient and appropriate audit evidence to support their opinion on the financial statements। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे का सेंटेंस देखते हैं। This evidence includes testing transactions, examining documents, assessing internal controls and performing analytical procedures। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में आप क्या क्या फॉलो करते हो? आप ट्रांजैक्शंस को टेस्ट बेसिस पे चेक करते हो। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शन आप चेक करते हो, उन ट्रांजैक्शंस के सोर्स डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करते हो। उसके बाद में जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, वो इंटरनल कंट्रोल अच्छे से परफॉर्म करते हैं या नहीं, वो इंटरनल कंट्रोल्स उनका आउटकम क्या होता है, वो एज अ ऑडिटर आप चेक करोगे। उसके बाद कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स होती है, वो आप परफॉर्म करोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट to gather sufficient and appropriate audit evidence to support your opinion in audit report। बेसिक क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 2 में। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। However, reasonable assurance does not imply that every single transaction or item in the financial statements has been examined exhaustively। तो जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ कि ऑडिट सैम्पल बेसिस पे होता है। 365 डेज़ के ट्रांजैक्शंस हम केवल 30 डेज़ में हर एक ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर पाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, बिकॉज टाइम, दो कंस्ट्रेंट है हमारे पास, टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली हमें बता दिया है रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हमने एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन को चेक किया है। हम एग्जॉस्टिवली चेक नहीं करते, जहाँ पे हमें डाउट है उसको हम पूरा चेक करते हैं। अदरवाइज
हम ये भरोसा करते हैं कि मैनेजमेंट ने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म की होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ढंग से तैयार किए होंगे। इंस्टेड ऑडिटर्स यूज प्रोफेशनल जजमेंट and sampling techniques to assess the risk of material misstatement and focus their efforts on areas with high risk। तो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है, वेदर मॉनेटरी और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हाई रिस्क आइटम है वहाँ पर हम लोग ऑडिट का फोकस ज़्यादा रखते हैं, जो चिल्लर आइटम है उन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या है रीजनेबल एश्योरेंस का? In essence, reasonable assurance means that auditors have conducted their audit diligently and have obtained enough evidence to express an opinion that the financial statements are fairly presented in all material respects। ठीक है, फिर आगे, it provides stakeholders with assurance or confidence in the reliability of the financial information, although it does not eliminate ऑल रिस्क ऑफ एरर और फ्रॉड। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब सीधी सिंपल भाषा में ये प्रैक्टिकल चीज़ें समझना है क्या, कि जब भी हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं। वो क्या लिमिटेशंस है कि ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है किसी फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन को ढूंढने के लिए। ठीक है, दूसरा, ऑडिट में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हमें ऑडिट कंप्लीट करना होता है। तीसरा, हमें ऑडिट की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल फीस दी जाती है, उस प्रोफेशनल फीस को हमें यूटिलाइज करके ऑडिट कंप्लीट करके देना होता है। अब ऑडिट जो है वो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, उसमें हमें टीम लगती है। तो जब हम टीम को एम्प्लॉय करते हैं तो उस टीम को हमें सैलरी या पर डे जो भी आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर वो पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक लिमिटेशन आ जाता है कि हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 100% चेक नहीं कर पाते। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है तो हम 100% चेकिंग करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तब हम 100% चेकिंग नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एंटिटी के मैनेजमेंट की और दोज चार्ज विद गवर्नेंस वालों की। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इस तरीके से सोफिस्टिकेटेड मैनर में फ्रॉड किया हो कि ऑडिटर को पता ना चले। ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस कहाँ पे होते हैं कि फेक एम्प्लॉयज़ लोग दिखाते हैं, यानी ऑन पेपर एम्प्लॉय है लेकिन वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। उसका सब होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, उसके बैंक अकाउंट में सैलरी भी जमा होती है, सब चीज़ें फेक बन जाती है। और पास्ट में ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि बड़े बड़े फ्रॉड सैलरी में से आपको मिलेंगे। वो क्या होता था, सैलरी पे होती थी, बैंक से कैश निकाल के फिर से ओनर के पास कैश में जमा हो जाता था। तो जब आप पेपर ट्रेल, पूरा पक्का पेपर ट्रेल बनाते हो तो ऑडिटर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में जाके चेक करके फिर ये पता लगाए कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर और पार्शल चेकिंग के ऊपर अपना ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को पार्शली चेक करते हैं, हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा कर पाएंगे या नहीं कर पाते। और ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को जब एक ऑडिटर कंसिडर करता है, उनके कंसिडरेशन करने के बाद अपने प्रोफेशनल जजमेंट से वो अपना ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करता है। और ऐसे ऑडिट ओपिनियन को कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ये सारी चीज़ें ऑडिट करने के बाद भी एक ऑडिटर ये गारंटी कभी नहीं दे सकता कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ये गारंटी कोई भी ऑडिटर आपको नहीं देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब। अब समझाने के लिए चौथे पॉइंट में हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस ये भी हम समझ लेंगे। तो अब रीजनेबल एश्योरेंस में डेफिनेशन क्या है, देखो, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है? Absolute confidence that there are no material misstatements in financial statements with no possibility of error or fraud। यानी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। ऐसे ओपिनियन को एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहते हैं, लेकिन हम एज एन ऑडिटर ऐसा एश्योरेंस नहीं दे सकते। हम क्या कहते हैं? हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। भाई कंप्लीट कॉन्फिडेंस मैं भी नहीं बता सकता कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है।
स्कोप क्या है हमारे रीजनेबल एश्योरेंस का? बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू टेस्टिंग एंड सैम्पलिंग, डज नॉट कवर एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन और आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट की प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? टेस्टिंग और सैम्पलिंग की बेसिस पे ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस में क्या होता है? कवर्स एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन और आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स। जब हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस गैदर करना होता है तो हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को बारीकाई से चेक करते हैं, ठीक है। स्कोप में रीजनेबल एश्योरेंस में हम टेस्टिंग एंड सैम्पलिंग करते हैं और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में हम एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन और आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एकदम माइन्यूटली चेक करते हैं, ठीक है। फिर प्रोफेशनल जजमेंट क्या कहता है रीजनेबल एश्योरेंस में? इट requires auditors to exercise professional judgment and use sampling techniques to assess risk and focus audit efforts on high risk areas. एब्सोल्यूट एश्योरेंस में क्या होता है? नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोफेशनल जजमेंट, नो सैम्पलिंग और रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व, क्योंकि हम तो पूरा ही चेक करने वाले हैं ना, किसी प्रकार का कोई प्रोफेशनल जजमेंट नहीं आने वाला है। यहाँ पे जहाँ पे ऑडिट हम करते हैं वहाँ पे हम सैम्पलिंग और टेस्टिंग करते हैं और इसीलिए वहाँ पे हमें प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ता है कि कौन से डेटा का सैंपल लेके चेक करना है, सैंपल में किस प्रकार का डेटा इंक्लूड करना है, सैंपल में इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, इनसे रिलेटेड हाई वैल्यू आइटम, हाई रिस्क आइटम, कौन से आइटम्स हमें चेक करने हैं, ये हम प्रोफेशनली जज करते हैं। अब प्रोफेशनल जजमेंट कैसे होगा ऑडिट में? कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑडिट करने जाता हूँ, मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ऑडिट करने जाता हूँ। तो फूड में क्या होता है? फूड आइटम्स क्या होते हैं? दे आर हाईली पेरिशेबल। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना चाहिए कि इनकी जो इन्वेंट्री है वो हाईली पेरिशेबल है, यानी इन्वेंट्री अगर अच्छे से स्टोर नहीं की, उसको प्रॉपर रेफ्रिजरेशन नहीं दिया, उसमें प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले, तो उनकी इन्वेंट्री 2 से लेकर 5 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगी। यानी जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो खेती से या मार्केट से जो भी रॉ मटेरियल खरीदता है उसको 2 से 5 दिन के अंदर प्रोसेस करके, पैक करके उसे बाहर भेजना है ताकि उस फूड आइटम की शेल्फ लाइफ बढ़ सके। तो एज एन ऑडिटर ये मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अब जब मुझे दिखेगा कि इनके पास फूड स्टोरेज के लिए प्रॉपर वेयर हाउस नहीं है, प्रॉपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया या खराबी होने की संभावना होती है, तो मैं वो नोट डाउन करूँगा। उसकी वजह से इनके इन्वेंट्री के क्वालिटी के ऊपर और वैल्यू में कितना वैल्यू के डिप्रिसिएशन, कितनी वैल्यू कम होती है, ये मैं देखूँगा। फिर देखूँगा कि फूड प्रोडक्ट्स जो है वो कितने पास्ट रिकॉर्ड उनका देखूंगा कि कितने बार इनके फूड प्रोडक्ट्स खराब हुए हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो फूड प्रोडक्ट्स खराब क्यों होते हैं? क्या आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रही है या कर रही है? इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे मन में आएंगे। तो ये कब हुआ? जब मुझे एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी है। तो जिस बात की मुझे जानकारी होती है, जिसका नॉलेज बेस मेरे पास होता है, उन फील्ड्स में हम लोग प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मेरा दिमाग खाली है तो मैं प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो जिसके बारे में मुझे नॉलेज है वहीं पे हम प्रोफेशनल जजमेंट को एम्प्लॉय यानी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी की, तो रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट प्रैक्टिकल, अचीवेबल एंड प्रैक्टिकल विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। विद इन द कंस्ट्रेंट यानी अचीवेबल है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब हम लोगों ने कंस्ट्रेंट की क्या बात की थी? लिमिटेड टाइम पीरियड में ऑडिट कंप्लीट करना है, लिमिटेड कॉस्ट में कंप्लीट करना है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी है वो कंपनी के मैनेजमेंट की होती है। और अगर मैनेजमेंट ने ठान ही लिया कि मुझे फ्रॉड करना ही है, तो कोई उसे रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, क्योंकि मैनेजमेंट, जो व्यक्ति फ्रॉड करता है वो ये भी इंश्योर करता है कि वो फ्रॉड पकड़ में ना आए, है ना। तो ये बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। तो जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो अचीवेबल है एंड प्रैक्टिकल है विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड रिसोर्सेज कॉमनली यूज्ड इन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। अब जब हम प्रैक्टिकेबिलिटी की बात करते हैं रिगार्डिंग एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो ये ऑडिट की प्रोसीजर्स में इम्प्रैक्टिकल एंड अनअटेनेबल इन प्रैक्टिस, नॉट फिजिबल टू अचीव कंप्लीट सर्टेनिटी ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ह्यूमन जजमेंट। तो ये 4
अलग अलग सेगमेंट्स है जिसमें हम लोगों ने रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस को कंपैरिजन करके आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की है। ये सारी बातें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको डिटेल में ये पता चल सके कि ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से फुलफिल होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो हमारा क्लॉज ए था उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्लॉज ए में हमें क्या पता चलता था, हमारे क्लॉज ए में हमें दो चीज़ें पता चलती है। एक, रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, और दूसरी बात हमने देखी थी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड थी। ऑडिट के शुरुआत में ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखा ऑडिटर का। उसमें हमें पता चला कि रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करना है रिगार्डिंग एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड फेयर नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये तीन चीज़ें अचीव करने के लिए हमें इतना सारा डेटा पढ़ना पड़ा। फिर रीजनेबल एश्योरेंस होता क्या है, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस ही हमें गैदर करना है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो इसी वजह से हमने ये देखा कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। अब जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो हमें और क्लैरिटी गेन होती है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, रीजनेबल एश्योरेंस का कंपैरेटिव एनालिसिस किया एब्सोल्यूट एश्योरेंस के साथ, और फिर हमें क्लैरिटी के साथ पता चल गया कि दोनों में डेफिनेशन का क्या फ़र्क है, दोनों का स्कोप किस तरीके का है, प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ पे यूज़ होता है और प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ऐसे 200 का पैरा 11 का क्लॉज ए का डिस्कशन कंप्लीट होता है, विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैरा 11 क्लॉज बी, विच इज़ द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, और वो क्या होता है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। तो ऑडिट की पूरी प्रोसेस करने के समय आपने जितने भी ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट एविडेंस, कम्युनिकेशन जनरेट किया है, उसके बेसिस के ऊपर प्लस आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट यानी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ों को मिलाते हो और उसके बाद आप एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हो जिसे कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में आपने जो भी P&L बैलेंस शीट के आइटम्स को चेक किया है उसके बारे में अपना रिटर्न ओपिनियन देते हो। तो ऑब्जेक्टिव बी जो है पर्टेन्स टू द रिपोर्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसेस। पहला एस्पेक्ट रीजनेबल एश्योरेंस एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और दूसरा एस्पेक्ट यानी क्लॉज बी जो है वो रिलेटेड है रिपोर्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, Once the audit procedures are completed, the auditor is tasked with reporting their findings on the financial statements. This reporting must be in accordance with the requirements outlined in the standards on auditing. तो हमारे सिलेबस में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, उसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ऐसे 200, ऐसे 300, ऐसे 500, ऐसे 700, ऐसी सीरीज़ है अलग अलग प्रकार की। तो ये सारे ऐसे को मिला के हमारा ऑडिट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार होता है। उसके बेसिस उस हिसाब से हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना होता है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, वंस द ऑडिट प्रोसीजर्स आर कंप्लीटेड द ऑडिटर इज टास्क्ड विथ रिपोर्टिंग देयर फाइंडिंग्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस रिपोर्टिंग मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट आउटलाइन इन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, द ऑडिटर्स रिपोर्ट serve as a formal communication of their opinion regarding the accuracy and fairness of financial statements। तो ऑडिट रिपोर्ट से हमें दो चीज़ें पता चलती है। कौन सी दो चीज़ें पता चलती है, पहला हमें पता चलता है एक्यूरेसी और दूसरा हमें पता चलता है फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमें पता चलती है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट सर्व एज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये एक 100% फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हमें एक्यूरेसी और फेयरनेस पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फिर क्या होता है, द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, इट इंक्लूड्स डिटेल्स ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड
any significant findings or issues identified during the audit and the overall opinion regarding the reliability of financial statements। तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में 3 पॉइंट हमेशा मिलेंगे आपको। पहला पॉइंट कौन सा है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म की वो आप बताओगे। उसका दूसरा पॉइंट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ऑडिट के दौरान आपको कौन से इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किए वो आप मेंशन करोगे। और तीसरे में आप मेंशन करोगे ओवरऑल ओपिनियन रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यानी आप अपने पूरे ऑडिट प्रोसीजर की समरी और उसके बाद में अपना कंक्लूजन यानी ऑडिट ओपिनियन आप प्रोवाइड करते हो अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में, जिसे कहा जाता है ऑडिट रिपोर्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज़ आपको पता चली यहाँ से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो 3 चीज़ें आपको गैदर करनी है। सबसे पहले ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी प्रकार का मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है। और तीसरा सेगमेंट आपका आता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में आप ये पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो। तो ये होता है आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोगों का डिस्कशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पूरा होता है। अब वैसे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जो है ये टॉपिक बहुत छोटा है, दैट मीन्स हार्डली 2 पेजेस का टॉपिक है, लेकिन इसका जो डिस्कशन है वो इतना लंबा करना ज़रूरी था ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। जो बातें हम क्लास में सुनते हैं ना, वो बातें हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाती है माइंड में। जब क्लैरिटी के साथ हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं, जब क्लैरिटी के साथ हम अपने नोट्स को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत लंबे समय तक ये सारी चीज़ें याद में रहती है। तो जो बेसिकली जहाँ पे आपको बहुत सारी टेक्स्ट को याद रखना है ना, तो आपको उस टेक्स्ट को ऐसे शब्दों में, ऐसे लैंग्वेज में याद रखना पड़ेगा जो आप हमेशा यूज़ करते हो, जो आपसे रिलेटेबल है ना। तो इसीलिए इस तरीके का डिस्कशन हमने लंबा चौड़ा किया। अब मैं आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल दिखा देता हूँ। पॉइंट क्लॉज ए और क्लॉज बी ये दोनों हमने किए सेम पैटर्न में। हमने पहले मैंने नोट्स में आपको ये 2 क्लॉजेस दिए थे, उसके बाद में हमने जो एनालिसिस है वो एनालिसिस भी अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से हमारे नोट्स में डिस्कस किया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा विषय समाप्त होता है रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अब जो अगला वीडियो हमारा रहने वाला है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक नंबर 6 जो है स्कोप ऑफ ऑडिट, दैट इज व्हाट इट इंक्लूड्स एंड व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। दैट मीन्स ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है और ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता है। इन 2 क्वेश्चंस में हम आपका टॉपिक नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को कुछ डाउट है वो डेफिनेटली कहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। और एक बात, ये चैनल है मेरा, क्या नाम है चैनल का, श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए सीए स्टूडेंट्स के, सीए इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे सीए इंटरमीडिएट से रिलेवेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलो, ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, वो मैंने आपको बता दी है। अब आपका डिसीजन है, ठीक है। चलो, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।